हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अब तक हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हम आशा करते हैं कि आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि आप जो एमसीक्यू हैं उनको भी यहाँ पर लगातार सोल्व कर रहे होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि आप लास्ट ईयर में आए हुए जो एग्ज़ाम के एमसीक्यू हैं उनको भी यहाँ पर सोल्व करते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर प्रधानमंत्री। चूँकि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था जो हमने यहाँ पर ब्रिटेन से ली है, वहाँ पर दो तरीके के हमें कार्यपालक दिखाई पड़ते हैं, यानी दो तरीके के प्रमुख हमें दिखाई पड़ते हैं। जो यहाँ पर एक तो है वास्तविक और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास नाम मात्र। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जो नाम मात्र का जो प्रमुख है हमारे पास वो यहाँ पर राष्ट्रपति है। तो ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक जो प्रमुख है हमारे पास वो यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है। तो हमारे जो देश का जो प्रमुख है यहाँ पर वास्तविक प्रमुख कौन है, वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके कार्य के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 74 और 75। आर्टिकल 74 यहां पर बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और इसका प्रमुख होता है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 में इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रमुख यहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 यहाँ पर बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये दो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं कि किस तरीके की पूरी संरचना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर राष्ट्रपति अपने मन से प्रधानमंत्री चुन सकता है। यहाँ पर बात की गई है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को यहाँ पर पीएम बनाया जाता है। यानी लोकसभा में जिस पार्टी का भी बहुमत होगा उसको पीएम बनाया जाएगा। और इसकी सलाह कौन देगा? उस पार्टी प्रमुख यहाँ पर उसकी सलाह देते हैं कि इस व्यक्ति को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाए। यदि हम बात करते हैं पीएम की, जो तो पीएम होता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सदस्य जो हो वो लोकसभा का हो। वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य यहाँ पर हो सकता है। इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल है, राज्यसभा की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जो हमारे लास्ट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राज्यसभा से थे। और लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मोदी जी, जो एट प्रेजेंट यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये दोनों अंतर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते यहाँ पर उसके लिए एक शर्त यहाँ पर रखी गई है कि उसको 6 माह के अंदर यानी 6 मंथ के अंदर दोनों में से किसी एक सदन का यहाँ पर सदस्य होना चाहिए।
6 माह का यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया है कि 6 माह के अंदर ही आप दोनों में से किसी एक सदन का यहाँ पर अगर आप मेंबर हैं तो आप सदस्य यहाँ पर कंटिन्यू रह सकते हैं, यानी आप जो पीएम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो है हमारी नियुक्ति के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर एज। ऐसी कोई पर्टिकुलर एज यहाँ पर नहीं दी गई है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन यहाँ पर दो बातें हमें महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि हमने बात की जो पीएम होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य यहाँ पर होता है। बात करते हैं यहाँ पर एज के बारे में। क्योंकि हमने बात की कि पीएम जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का यहाँ पर सदस्य होना चाहिए यदि उसको यहाँ पर प्रधानमंत्री बनना है। फिर हम बात करते हैं लोकसभा के लिए जो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है वो यहाँ पर 25 ईयर है। और ऐसी बात करते हैं मिनिमम एज जो राज्यसभा में है वो यहाँ पर 30 ईयर है। तो अक्सर एग्जाम में यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आपके पास होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो 25 आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए कि आपको प्रधानमंत्री बनना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर ओथ यानी शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है यहाँ पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है यहाँ पर राष्ट्रपति। और यहाँ पर जो शपथ लेंगे वो यहाँ पर शपथ लेते हैं अपने पद की गोपनीयता के लिए। अपने पद की गोपनीयता के लिए यहाँ पर शपथ को ग्रहण करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट जो है हमारे पास शपथ हमने यहाँ पर देखी और एज भी यहाँ पर देखी। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कितना टेन्योर यानी कितना कार्यकाल यहाँ पर होना चाहिए प्रधानमंत्री का। संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात लिखी गई है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर यहाँ पर नियुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की अगर इच्छा हो रही है कि वो प्रधानमंत्री को हटा दे तो वो हटा दे, ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रपति देखते हैं कि पीएम का लोकसभा में बहुमत नहीं है तो यहां पर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की ही अनुशंसा के आधार पर ही यहां पर राष्ट्रपति जो है हटा सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल बात करते हैं कि एक लोकसभा का कार्यकाल कितना है यहां पर, जो यहां पर 5 ईयर है, तो मैक्सिमम देखते हैं कि जो पीएम है उनका जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 ईयर यहां पर बताया गया है। दोनों ही तरीकों से आपको एग्जाम में कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन जो हमारा पहला जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो पद धारण करते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर 5 ईयर हमारा सही आंसर होगा। तो ये था हमारा यहाँ पर कार्यकाल, एज और शपथ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर त्यागपत्र। यदि अगर प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना है तो किसको अपना त्यागपत्र देंगे, तो वो त्यागपत्र देंगे यहां पर राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति यहां पर शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति ही यहां पर त्यागपत्र देते हैं। यदि कोई भी प्रधानमंत्री यहां पर अपना त्यागपत्र देते हैं तो उनके त्यागपत्र देने के साथ ही जितने भी मंत्रिपरिषद है उसका यहां पर विघटन हो जाता है। त्यागपत्र देने के बाद ही मंत्रिपरिषद यहां पर समाप्त हो जाती है। मंत्रिपरिषद यहां पर पूरी तरीके से ही समाप्त हो जाएगी यदि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना त्यागपत्र यहां पर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको हम यहां पर देखते हैं।
अब तक हमने एज, शपथ, त्यागपत्र और कार्यकाल के बारे में डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी शक्तियां और कार्य प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य यहां पर क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन कौन से कार्य और शक्तियां यहां पर प्रधानमंत्री जी को दी गई हैं। यदि मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक यहां पर होती है, कोई भी बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता यहां पर कौन करते हैं? वो करते हैं यहां पर प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी यहां पर एक शक्ति के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहां पर, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि शिक्षा मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उनका आवंटन यहां पर या डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी मिनिस्ट्री है उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कौन करता है? वो भी यहां पर PM के द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी मंत्री को बर्खास्त करना है, यदि किसी मंत्री को यहां पर बर्खास्त करना है, तो वो भी यहां पर किसके द्वारा किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही यहां पर किया जाएगा। फिर जो है हमारा जितने भी मिनिस्ट्री हैं और विकास कार्य हैं, जितने मिनिस्ट्री के विकास कार्य हैं, वो भी यहां पर प्रधानमंत्री जी द्वारा यहां पर किए जाएंगे। तो आपने देखा कि मंत्रिपरिषद के संबंध में कितने महत्वपूर्ण कार्य यहां पर दिए गए हैं। किसी को पद से त्यागपत्र देना है, उसका बर्खास्त करना है, तो वो पूरी तरीके से ही यहां पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाएगा। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देना है तो वो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर के ही नेतृत्व में दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी शक्तियां हैं वो यहां पर राष्ट्रपति से संबंधित हैं। राष्ट्रपति के संबंध में अगर हम बात करते हैं इनकी शक्तियों के बारे में, तो आर्टिकल 74 की बात करते हैं। आर्टिकल 74 बात करता था यहां पर कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी वो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही यहां पर दी जाएगी। तो राष्ट्रपति को सलाह देना, उनकी योजनाओं से अवगत कराना, योजनाओं से अवगत कराना कि कौन कौन सी योजनाएं हमारे कार्यकाल में यहां पर चल रही हैं, उससे अवगत कराना ही यहां पर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो, प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति को उनसे अवगत कराए। फिर जो हमारे पास यहां पर दिखाई पड़ता है कि जितनी भी विदेश नीतियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती हैं और उनका कार्यकाल यहां पर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। उनका डिसाइड करने का काम किसका है? विदेश नीति का, हमारी फॉरेन जो पॉलिसी है उनका काम करने का जो तरीका है वो किस दिशा में जाने वाली है, वो सब काम देखना किसका है? वो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर का देखने का काम यहां पर रखा है। कुछ अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसको हमने यहां पर लास्ट क्लास में देखा था। जैसे हम बात करते हैं महान्यायवादी, यह हमने बात की थी कैग के बारे में। ऐसे जितने भी पद हैं राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार ही इनकी नियुक्ति नहीं करता है। ये इनकी जो नियुक्तियां हैं वो सब जो नियुक्तियां हैं PM या मंत्रिपरिषद की सलाह पर यहां पर की जाती हैं। हमने बात की थी कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां लगाने का अधिकार है। आपातकालीन जो शक्तियां हैं आर्टिकल 352, 352, 356 और 360, ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनको लगाने का अधिकार राष्ट्रपति जी का है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के या मंत्रिपरिषद के सलाह पर यहां पर लगाई जाती हैं।
तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं वो केवल क्या है, वो नाम मात्र की हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं वास्तविक जो हाथ है वो प्रधानमंत्री का हमें दिखाई पड़ता है। फिर कुछ शक्तियां यहां पर दिखाई पड़ती हैं हमें संसद के संबंध में। संसद के संबंध में कुछ शक्तियां हमें यहां पर दिखाई पड़ती हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अगर किसी संसद को सत्रावसान होना है या कोई संसद की बैठक होनी है तो किसकी सलाह पर होगी, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही यहां पर होगी। संसद में सरकार का प्रमुख यहां पर होता है प्रधानमंत्री। यदि किसी संसदीय समिति का सदस्य पीएम है तो उसका भी प्रमुख हमें यहां पर प्रधानमंत्री ही होगा। यदि कोई सी समिति है जिसका यहां पर प्रमुख, जिसके सदस्य है यहां पर पीएम, तो ऑटोमेटिकली यहां पर प्रदेश सदस्य, प्रदेश जो अध्यक्ष होगा वो यहां पर पीएम ही हमें दिखाई पड़ता है। कुछ और अन्य कार्य हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अन्य कार्य जो प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, जैसे हम बात करते हैं नीति आयोग। इससे पहले योजना आयोग था कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी यहां पर प्रधानमंत्री ही है। फिर हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन आयोग। आपदा प्रबंधन आयोग, तो इसका भी अध्यक्ष यहां पर कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है। फिर हम बात करते हैं यहां पर अंतरराज्यीय परिषद। इसका अध्यक्ष कौन है, तो वो भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर है। तो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को हमने किस किस तरीके के यहां पर कार्य सौंपे गए हैं, चाहे वो संसद के लेवल पर हो, चाहे वो राष्ट्रपति के लेवल पर हो। कुछ अन्य कार्य यहां पर दिए गए हैं और कुछ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मंत्रिपरिषद के संबंध में यहां पर प्रधानमंत्री जी को दी गई हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यू यहां पर बनते हैं जो कुछ जनरल टाइप के होते हैं। हम आशा करते हैं कि वो आप अपने आप से, अपने एंड से ही यहां पर सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो सबसे अधिक कार्यकाल तक यहां पर रहे हैं, तो वो हैं यहां पर जवाहरलाल नेहरू। फिर ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो महिला प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो वो है यहां पर इंदिरा गांधी। तो कुछ कुछ इस तरीके के आपके यहां पर फैक्ट जो हैं प्राइम मिनिस्टर से संबंधित, वो हम आशा करते हैं कि आप खुद यहां पर सोल्व करने के प्रयास करेंगे। अगर आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं तो आपको लगातार ही वो यहाँ पर इस तरह के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर जैसे मान लिया कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो अब तक संसद भवन में नहीं गया था, तो वो भी आपको देखना है। ऐसा कौन से प्रधानमंत्री हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। कुछ कुछ इस तरीके के एमसीक्यू आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो आपको अपने एंड से यहाँ पर सोल्व करने होंगे। तो अब तक हमने प्रधानमंत्री की जो बेसिक चीजें थी वो यहाँ पर जान ली हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।